प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का जोरदार स्वागत। आज गणित के अंदर 12th मैथ में 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5वें चैप्टर का नाम है व्युत्क्रम आव्यूह व रैखिक समीकरण। राजस्थान बोर्ड के अंदर ये चैप्टर आपका 4 अंक का है, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का व एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहिए इस चीज के लिए कि हम उसकी थ्योरी जो होती है उसमें कितनी डेप्थ में जाते हैं। यानी अगर आप बिना थ्योरी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, कई बार बच्चा जब रिवीजन भी करता है तो रिवीजन में सीधे क्वेश्चन आंसर उठाता है, जबकि थ्योरी की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर की थ्योरी आपको डीपली आनी चाहिए। थ्योरी के अंदर जो भी आपकी टर्म्स आती हैं, जो भी नई नई चीजें आती हैं, वो आपको सारी मालूम होनी चाहिए, उनका रीजन पता होना चाहिए। और कोई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को सीधा याद नहीं करना होता। हालांकि राजस्थान बोर्ड में डेरिवेशन पूछता नहीं है, लेकिन डेरिवेशन किस तरह से आया अगर आप उसका प्रूफ देखोगे या प्रूफ टीचर से करवाओगे या टीचर से प्रूफ समझोगे तो वो क्वेश्चन को करने में काफी हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन आपके कितने भी हो, कैसे भी हो, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रोंग है, आपका थ्योरी पे कमांड अच्छा है, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन आउट ऑफ बुक हो, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए। तो किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल 2 या 3 लेक्चर, 2 या 3 दिन हम उसकी थ्योरी के अंदर ही चलते हैं, थ्योरी को अच्छे से समझते हैं। थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। अब कई बार बच्चा सोचता है कि ये क्वेश्चन सर इस पाठ में से तो क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, अब आप ये छोटी छोटी चीजें मत बताओ। तो 6 नंबर का यानी ये बड़ा क्वेश्चन भी आप तभी करोगे या तभी होगा जब आपको उसमें थ्योरी का बेस बिल्कुल क्लियर हो। तो यहाँ वही बात, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नया, तो थ्योरी को अच्छे से समझना है। वीडियो लेक्चर 5.1 है। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, तभी आपके बोर्ड के अंदर मैक्सिमम अधिकतम अंक आएंगे। देखिए पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसे समझते हैं। ये जो ऐसा चैप्टर है इसके अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों काम में आएंगे बेटा। मैट्रिक्स भी होगी, डिटर्मिनेंट भी होगी। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जब सिंबल की बात हो, जब संकेतों की बात हो, तो मैट्रिक्स की जगह मैट्रिक्स का ही संकेत लगाना है और सारणिक की जगह सारणिक का ही संकेत लगाना है। तो सबसे पहले इसे बता रहा हूं आपको, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई वर्ग आव्यूह, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका संगत सारणिक अशून्य हो। ये जो डेफिनेशन है ये हिंदी के लिए है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये नहीं है। ये तो आप लोगों के समझने के लिए है कि कोई भी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। व्युत्क्रमणीय कहलाएगा कब कहलाएगा, जब उसका, यदि उसका संगत सारणिक, जो उसका सारणिक होगा वो अशून्य हो, 0 के इक्वल ना हो। तो एक डेफिनेशन मैथ की भी है, वो लिख रहा हूं। A बराबर Aij M क्रॉस M। देख लीजिए इतना लिख दिया है। कोई वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह बना दिया M क्रॉस M। अगर डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन आपको ये देनी है, प्रॉपर डेफिनेशन है। M क्रॉस M व्युत्क्रमणीय
होगा यदि की जगह एम्प्लाइज भी लगता है, यदि लिख दीजिए, वो भी सफिशिएंट है। यदि कब होगा, जो उसका सारणिक होगा वो होना चाहिए अशून्य। देखिए आपको बिल्कुल सिंपल बात, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखना है। ये बात है व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें 1 नंबर का भी एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन लिखा पहला, क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए 5 2 1 3 एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब आप बच्चा क्या करता है, कई बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि सर वहां हम ये लेके आए थे कि इसका सारणिक अशून्य है, अतः ये अव्युत्क्रमणीय, अतः ये व्युत्क्रमणीय है। तो सारणिक आपको निकाल के बताना है कि ये कंडीशन आपको, ये सेकंड डेफिनेशन प्रूव करनी है, ना कि ये लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज जो होती है वो आप लोगों के समझने के लिए होती है। तो किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखो इसको पहले तो मान लेते हैं। मान लिया ये, इसको a के बराबर मान लिया 5 2 1 3। मेरे पास a कोई आव्यूह हो गया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, सारणिक के संकेतों का ध्यान रखना है। 5 2 1 3, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 15 कैसे आया, ये इधर गुणा हुआ, माइनस का 2, ये आया 13। अब बता रहे हैं कि सारणिक ए का जो मान आया वो 13 है, यानी 0 के इक्वल नहीं है। यानी ये कंडीशन बताएंगे सारणिक ए की वैल्यू अशून्य है, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इस तरह से आपको आंसर देना होगा। तो पहला टॉपिक समझिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब सेम ऐसे ही इसी का एक अपोजिट है, इसी का एक विलोम टॉपिक है, तो नाम उसका हो गया अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का दूसरा नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो उसमें लिख रहा है कि कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा जब संगत सारणिक अशून्य हो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कोई वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका संगत सारणिक शून्य हो। ये डेफिनेशन समझने के लिए, लिखने के लिए क्या, लिखने के लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं। a बराबर aij, ये डेफिनेशन दूसरी लिख रहा हूं मैं, आप अच्छे से समझिए। सारी चीजें आपको नोट्स में भी मिलेंगी, तो उतारने का काम नोट से करना है, समझने का काम वीडियो लेक्चर से करना है। a बराबर aij, जैसे यहां लिखा, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है या होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा। कब होगा, यदि उसका जो डिटर्मिनेंट है, उसका जो सारणिक है वो शून्य हो। सिंपल सी बात। इसी पे 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे बोर्ड में किस तरह से आ सकता है या आया है, वो मैं आपको बता रहा हूं।
वीडियो लेक्चर को समझिए, कहीं आप अटकते हैं दोबारा देखिए, पॉज बटन दबाइए, दोबारा देखिए, सबसे अच्छा फायदा यही है। क्वेश्चन 2 कहता है यदि 1 1 1 2x 4 1 2 0 कोई अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए आप लोग, बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि बोर्ड में आ भी चुका है, डिजिट चेंज हो जाती है, कहता है ये जो आव्यूह है अव्युत्क्रमणीय है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्यूशन के अंदर मान के काम होता है, लगभग a बराबर हमने मान लिया 1 1 1 2x 4 1 2 0 मान लिया। अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो सारणिक a मैं लिख रहा हूं, क्योंकि a अव्युत्क्रमणीय है, दिया हुआ है, अतः क्या होगा, जो सारणिक a का मान होगा वो 0 होगा। तो सारणिक a की वैल्यू को 0 करते हैं। देखिए 1 1 1 2x4 1 2 0 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण या लगा के लिख दिए, 0 दे रखा है। अब आप इसको किसी भी मेथड से हल कर लें, चाहे तो प्रसार लगा लें, चाहे सारूस विधि लगा लें, किसी भी मेथड से हल करें। तो मैं सारूस विधि लगा देता हूं, 1 1 1 C1 को बाहर 2x4 किस तरह से इंटू होता है, पहले डायगोनल ऊपर से नीचे, देखिए पहला डायगोनल 0 हो गया। सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन मैं आपको यहां ऊपर लिख के बता रहा हूं। पहला डायगोनल 0, पहला डायगोनल हुआ 0, दूसरा डायगोनल की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई 4, तीसरे डायगोनल को इंटू किया तो केवल और केवल फिर 4 आया, +4। ये पहला डायगोनल 0 था, ऐड कर दिया, माइनस लगाया। अब नीचे से ऊपर के डायगोनल, पहले डायगोनल का इंटू x आ रहा है, माइनस लगाया, x आया, दूसरे डायगोनल का इंटू 8 आ रहा है और तीसरे डायगोनल का इंटू 0 आ रहा है। देखिए आप, यहाँ के बाद ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन के बाद ये लाइन है अगली, यहाँ ज्यादा दिक्कत है, आप यह लगा के काम करें। और या तो ये बना 8 माइनस, इधर से -x और ये -8 हो गया बराबर 0, -x की वैल्यू 0, इससे x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। x की वैल्यू 0 के लिए जब x बराबर अगर 0 होगा तो यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। क्लियर? अच्छे से समझिए, मैंने अभी आपको बताया है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और इससे पहले बताया था व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के अंदर उस वर्ग आव्यूह का जो संगत सारणिक है अशून्य होगा और अव्युत्क्रमणीय के अंदर जो उसका संगत सारणिक है वो 0 होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह की। व्युत्क्रम आव्यूह यानी इस टॉपिक का जो आधा पार्ट है वहां व्युत्क्रम की बात करेंगे। मैंने केवल 2 लाइनें लिखी है, व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक लाइन ये लिखी हुई है, कोई 2 समान क्रम के वर्ग आव्यूह, यानी आपके पास अगर 2 आव्यूह समान क्रम के हैं, दोनों वर्ग आव्यूह हैं,
तो ए व बी परस्पर, परस्पर मतलब करस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के परस्पर व्युत्क्रम कहलाते हैं यदि। अब व्युत्क्रम कब कहलाएंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब ए का व्युत्क्रम बी और बी का व्युत्क्रम वापस ए कैसे होगा? यदि ए का बी से गुणा, यदि ए का बी से गुणा आपका जो रिजल्ट आए वो उसी क्रम का इकाई मैट्रिक्स आए, जो क्रम ए का है, जो क्रम बी का है, उसी क्रम का इकाई आव्यूह अगर आता है बराबर, यानी ये कंडीशन भी होनी चाहिए और बी का ए से गुणा करें तो भी हमारे पास ये आई आए। अगर ये कंडीशन आपकी लगती है तो ए व बी परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। मतलब अगर कोई भी दो आव्यूह समान क्रम के हैं, वर्ग आव्यूह हैं, तो दोनों का गुणा कीजिए, ए का बी से कीजिए या बी का ए से कीजिए, और अगर आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, इकाई आव्यूह आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो बी है और बी का जो इनवर्स है वो ए है। अब बात एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे ए का जो आपने यहाँ क्रम की बात करी है, क्रम आपका लगभग 3x3 का ही होगा, तो ये आपका I3 बनेगा। अब I3 का क्या नाम होता है? I3 संकेत ही काफी है लिखने को, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी अगर ए का बी से गुणा करें और ये I3 बनता है तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। इसे अच्छे से समझिए एक बार। पहली जो इनिशियल बात है, वो इनिशियल बात क्या है? समान क्रम हो, पहली बात तो। दूसरी बात, दोनों वर्गाव्यूह हों, या तो दोनों 2x2 या दोनों 3x3 या दोनों 4x4। 4x4 आपके अभी कोर्स में नहीं है, 2x2 हो या दोनों 3x3 हो। तो 3x3 हो तो जब गुणा करें ए का बी से तो I3 आए, 2x2 हो तो ए का बी से गुणा करें तो I2 आए, जैसे ही अभी I3 लिखा। तो ये आपकी कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है। ये अगर कंडीशन फॉलो हो जाती है, ये कंडीशन अगर फुलफिल है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए का प्रतिलोम, ए का जो प्रतिलोम होगा वो बराबर होगा बी। पहले आप इसको लैंग्वेज से समझिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, बी का जो प्रतिलोम होगा या व्युत्क्रम होगा, प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम कहते हैं, ये तो एक ही बात है। बी का जो व्युत्क्रम होगा वो ए होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, परस्पर व्युत्क्रम। तो इसको जब मैं संकेत के रूप में लिखूंगा, संकेतों को अच्छे से समझना, मेन काम संकेत समझने का ही है। अब सिंबल क्या है इसका? सिंबल समझिए, ए का प्रतिलोम इस तरह से लिखा जाता है, ए इनवर्स। ये लिखा है ए का प्रतिलोम, ए इनवर्स बराबर हो गया बी। ये बराबर में बी लिखा ही हुआ है। और अगर इसको लिखूं बी का प्रतिलोम यानी बी का इनवर्स, तो ये यहां पर हो गया ए। अगर ये बातें दोनों करेक्ट हैं, ये तो इनिशियल शर्त, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। दोनों के दोनों समान क्रम के वर्ग आव्यूह हो और ये कंडीशन हो, ए का बी से गुणा करें या बी का ए से गुणा करें, तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ए और बी आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। अब इसी चीज को हम यहां वापस भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं ये b की वैल्यू रख सकता हूं, b बराबर है देखो ए इनवर्स। तो ऐसा लिख रहा हूं, a b की वैल्यू ये रखी ए इनवर्स, यानी a का जब भी ए इनवर्स से गुणा होता है
ये बात श्योर हो गई। ए का जब भी ए इनवर्स से गुणा होगा तो हमेशा हमारे पास उसी क्रम का यूनिट मैट्रिक्स आएगा, मात्रक आव्यूह आएगा, इकाई आव्यूह आएगा। और यही बी की वैल्यू अगर यहां रखेंगे, जैसे बी की वैल्यू ए इनवर्स है, तो ये इस तरह से बनेगा बराबर ए इनवर्स बी की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू है ए इनवर्स, ए इनवर्स का चाहे ए से गुणा करें तो भी आपका यही आएगा। ये जो फॉर्म थी मैंने ये वैल्यू रखी, आप ए की ये वैल्यू भी रख सकते हो, तो वो इस तरह से आ जाएगा। पहले ए की वैल्यू रखेंगे तो बी इनवर्स बी बराबर आई बराबर इधर पहले बनेगा बी और फिर ये बनेगा बी इनवर्स। इसके अंदर अगर ये बी ए की वैल्यू रखी तो ये आए। ये दोनों एक ही निष्कर्ष है, दोनों एक ही बात है। अब यहां आपने अगर I3 लिखा है तो ये ए और बी, यहाँ ए और ए इनवर्स यहाँ तृतीय क्रम के थे, इनका क्रम था 3/3। और अगर आप यहाँ I2 लिख रहे हो तो ये बी और बी का जो क्रम था वो था 2/2। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है एक आव्यूह का व्युत्क्रम, जो जवाब होता है वो दूसरा आव्यूह होता है, यानी आव्यूह का व्युत्क्रम भी वापस एक आव्यूह होता है। जो क्रम पहले का होगा वही क्रम उस व्युत्क्रम का होगा, दोनों के दोनों वर्ग आव्यूह होंगे समान क्रम के। अब बात करेंगे आगे की कि ये जो व्युत्क्रम हुआ ए इनवर्स, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना, व्युत्क्रम निकलेगा कैसे, ये तो चेक करना होगा। ये तो चेक कैसे करा कि ए का बी है, अगर व्युत्क्रम तो दोनों को गुणा कर लिया। लेकिन अगर आपको कहीं ए दे रखा है तो कहता है व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो जो व्युत्क्रम ज्ञात करना है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो आप अब आगे देखिए, एक बार आप इसे समझिए। प्यारे बच्चों, एक बार आप बोर्ड पे देखिए। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था इनवर्स मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स, एक दूसरे के प्रतिलोम कब होते हैं, वो एक कंडीशन बताई थी। अब हमारा टॉपिक है सहखंडज आव्यूह। सहखंडज नाम थोड़ा सा अजीब है, नामों में आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, नाम हिंदी के बड़े अटपटे से हैं, तो इंग्लिश में अच्छे से याद करिए। एडजॉइंट बोलते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट की बात मैं अभी बाद में करता हूं। पहले मैंने आपको एक सहखंड के बारे में बताया था कि किसी भी सारणी के अंदर हर मेंबर का सहखंड होता है, कोफैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। किसी भी सारणी में हर मेंबर का सहखंड होता है। अगर मेंबर आपका AIJ है, मेंबर अगर AIJ है तो उसका जो सहखंड होगा वो कैपिटल AIJ से लिखा जाता है। ये सिंबल का खेल है। सारा जो गणित होता है संकेतों पर चलता है। बच्चा संकेत गलत लिखेगा तो वो गलतियां ज्यादा करेगा। संकेतों को समझिए, सिंबल को समझिए। अब बात करते हैं सहखंडज आव्यूह की। तो सहखंडज आव्यूह किस तरह से होगा, इसकी जो शर्त है, पहली शर्त, किसी वर्ग आव्यूह में ही किसी वर्ग आव्यूह में ही सहखंडज आव्यूह होगा, या किसी वर्ग आव्यूह का ही, अच्छी लैंग्वेज ज्यादा लिखें, किसी वर्ग आव्यूह का ही
सहखंडज आव्यूह होगा। यानी पहली बात, आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब सहखंडज आव्यूह किस तरह से बनता है मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूं। डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो डेफिनेशन को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इस चीज को एक डायग्राम से बता रहा हूं। मेरे पास अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है तो उसका सहखंडज आव्यूह कैसे बनाते हैं, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, वर्ग आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना। सहखंडज खुद एक आव्यूह होता है, ये ध्यान करना। जो सहखंडज लिखा हुआ है इसका नाम इंग्लिश में याद रखिए, छोटा ही ये लिखा है ADJ, ये संकेत में काम में लेंगे। पूरा नाम लिखें तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसको किस तरह से निकालते हैं आप इसको समझिए। पहली बात, कोई भी आपके पास वर्ग आव्यूह हो तो इस चीज को मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूं, डायग्राम को अच्छे से समझिए। मान लेता हूं मेरे पास A बराबर AIJ M क्रॉस M दिया गया है, और बराबर मैं मानक रूप में भी लिख देता हूं A11 12 13 21 22 23 31 32 33। आपको मान लेते हैं ये दिया हुआ है। A बराबर, चाहे ऐसे लिखें चाहे उसको लिखें सिंबल की फॉर्म में, या उसके मेंबर लिख दिए मैंने। कितने क्रम का लिया है? 3x3 बार। अब क्या करना है आपको? सबसे पहला काम मैं आपको उसके बाद एक एग्जांपल करके बताऊंगा। पहला जो काम होगा, आपको इस आव्यूह का संगत सारणिक लिखना है। संगत सारणिक का मतलब सारणिक A लिखना है। सारणिक A किस तरह से बनेगा? वही सारणिक A जैसा आव्यूह का निशान हटेगा सारणिक बन जाएगा, वही मेंबर उसी जगह रहेंगे। A11 12 13 21 22 23 31 32 33। पहला काम, आपको उस आव्यूह का संगत सारणिक लिखना है। उसके बाद अगला काम है आपका, ये जो सारणिक है इसमें 9 मेंबर है। 9 मेंबर में हर मेंबर का आपको सहखंड निकालना है। यानी AIJ का जो सहखंड है वो कैपिटल AIJ आपको निकालना है, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके। इसीलिए इसका नाम है सहखंडज आव्यूह। सहखंडों से बना हुआ, यानी कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट। तो आप जब वो निकालोगे, उसको मैं अभी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा किस तरह से निकालेंगे। तो उसको आपको निकालने के बाद जो भी जितने भी, क्योंकि जो सहखंड बनते हैं वो डिटर्मिनेंट के बनते हैं, मैट्रिक्स के नहीं बनते। पहला काम है ये, यानी इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट लिखना है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी मेंबर हैं हर मेंबर का आपको सहखंड निकालना है। उस सहखंड को, जो भी सहखंड आप बनाओगे, इसी क्रम में मैट्रिक्स में लिखें आप दोबारा। तो सहखंड में जब लिखूंगा, जैसे इस A11 का निकलेगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म होगा, ये चारों बचेंगे। इन चारों की कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस वाली चीज भी देखेंगे। ये आपको बताई थी AIJ किस तरह से निकलता है। ये 9 के 9 सहखंड निकालने के बाद इनको मैट्रिक्स में वापस रखना है। तो वो किस तरह से रखे जाएंगे? उसी जगह पर A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33।
तो ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब इसमें जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ये जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो आपकी जो ये बनेगा वो मैट्रिक्स, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज करने के बाद उसे बोलते हैं एडजॉइंट ए का संकेत है एडजॉइंट, यहां लिखते हैं कैपिटल ए। इस संकेत को समझिए, इस संकेत का नाम है ए का सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह, जिसका संकेत है स्मॉल ए, स्मॉल डी, स्मॉल जे। एड जॉइंट का जो शुरू के 3 लेटर लिए हैं ए डी जे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन है। हम केवल संकेत में लिखेंगे ए डी जे और कैपिटल जो भी वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है तो ए, मैट्रिक्स बी है तो बी। एक बार आप दोबारा देखिए, जो भी आपके पास मैट्रिक्स हो, ये तो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, आपको सबसे पहले उसका सारणिक लिखना है। केवल मैट्रिक्स का निशान लगेगा, सारणिक आएगा। इस सारणिक के अंदर जितने भी मेंबर हैं, हर मेंबर का कोफैक्टर यानी सहखंड आपको निकालना है। सबके सहखंड निकालोगे आप एक एक करके। सहखंड निकालने के बाद आप ये सहखंड को उसी क्रम में, इन सहखंडों को उसी क्रम में वापस मैट्रिक्स में रखिए। मैट्रिक्स में मैंने देखिए उसी क्रम में ये वापस सहखंड रख दिए। रखने के बाद इसका ट्रांसपोज करिए। जब ट्रांसपोज हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, किस तरह से होगा, ये R1 C1 में चला जाएगा, R2 C2 में, R3 C3 में। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ये इसका संकेत है, ये आप उसका संकेत बताएंगे, संकेत इधर से इधर, और इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं इसको आपको अभी एक क्वेश्चन से बता रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस को देखिए कि किसी भी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह हम किस तरह से निकालेंगे। मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप उसे देखिए। सभी विद्यार्थी बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी इससे पहले आपको सहखंड और सहखंडज किस तरह से हम निकालेंगे वो उसके लिए थ्योरी बताई थी। अब उस थ्योरी को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं। मेरे पास एक ये वर्ग आव्यूह दिया गया है, इसका सहखंडज मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, सहखंडज केवल वर्ग आव्यूह का निकलेगा। सहखंडज कैसे निकालेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बता रहा हूं। देखिए, हम मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर आप इस मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, आपने लिखा कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है 2 4 1 1 5 1 0 -1 and 2। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो होगा सारणिक x लिखने का। सारणिक x लिखेंगे अपन। ये सारणिक x को मैं डेल्टा से भी लिख सकता हूं। मैं इसी सारणिक x को डिटर्मिनेंट x से भी लिख सकता हूं। ये 3 में से कोई एक संकेत आप लगाएंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, वही का वही 2 4 1 1 5 1 0 -1 and 2। अब आपके पास ये जो 9 मेंबर हैं, इनमें हर मेंबर का आपको सहखंड निकालना होगा, पहला काम। तो मैं उस सहखंड को यहां बता रहा हूं, आप देखिए। डायरेक्ट भी करेंगे, कई बार इनडायरेक्ट भी करेंगे, यानी इनडायरेक्ट मतलब पूरी विस्तार बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अगर ये क्वेश्चन 3 अंक का आता है तो मुझे सारी डिटेल में लिखनी है। और अगर यही का यही सहखंड मुझे किसी और क्वेश्चन में निकालना हो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। तो किस तरह से निकालेंगे, ये 2 का, तो 2 के नंबर को बोलते हैं A11। A11 किस तरह से होगा,
A11 के अंदर ये पंक्ति ये स्तंभ खत्म हो जाएगा, ये मेंबर बचेंगे 5 माइनस 1 1 2। वैल्यू में बाद में कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको 9 की। देखिए आप इधर, उसके बाद A12 माइनस का होगा, A12 माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चिन्ह चलेंगे, एक प्लस एक माइनस। तो A12 में ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, क्या बचेगा 4 1 माइनस 1 एंड 2। इसी तरह से A13 फिर प्लस का, तो A13 की कैलकुलेशन में ये खत्म 4 5 1 1 4 5 1 1। इसी तरह से अपन चलेंगे ये नंबर आया आपका 21 फिर प्लस का, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा। तो A21 में ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म हो जाएगा, आएगा 1 0 1 एंड 2। इसी तरह से आपको ये सब के सब 9 के 9 सेकंड निकालने हैं। समझिए 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। तो या तो इधर साइड में निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए। उसके बाद मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, मान लिया y बराबर y मैट्रिक्स है, तो y मैट्रिक्स को या तो आप मैट्रिक्स लिखिए या आप सीधा लिखिए एडजॉइंट ADJ। एडजॉइंट किसका निकालना है आपको, इस x का, तो कैपिटल X, जैसे अभी आपको थ्योरी में बताया था, जो मैट्रिक्स होता है वही कैपिटल में लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ X। तो अब यहाँ 11 नंबर A11 की वैल्यू अपन यहाँ से देखेंगे, ये एक बार सारी कैलकुलेट कर लेंगे आप, मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये इधर इंटू होगा 10, ये प्लस का 1 बनेगा, ये आया 11, ये माइनस पहले ही बाहर है, ये हुआ 8 प्लस 1, ये आया माइनस का 9, ये इधर इंटू होगा 4, ये माइनस 5, ये बना माइनस 1, ये माइनस पहले ही बाहर है, ये हुआ 2 माइनस 0, ये आया माइनस का 2। इसी तरह से ये 9 के 9 सेकंड आपके निकलेंगे। 9 के 9 सेकंड निकालने के बाद थ्योरी में बताया था आपको, जो एडजॉइंट ऑफ X होता है वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। या तो आप उसको फॉर्मूला भी बताइए, क्या बताइए, A11 12 13 फॉर्मूला है ये, A21 22 23 31 32 और 33। अब केवल इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो एडजॉइंट ऑफ X बराबर, अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, पहले मैंने ये ट्रांसपोज का सिंबल भी लगा दिया, ट्रांसपोज 11 12 13 ऐसे क्रम से लिखे मिलेंगे, 11 12 13 सीक्वेंस में चलेंगे। तो वैल्यू है 11 माइनस 9 माइनस 1। अगली वैल्यू 21 की वैल्यू आ रही है माइनस की 2, और ऐसे ही 22 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्लस की आएगी। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लीजिए। इस 5 का है, ये खत्म, ये इधर इंटू 4, ये इधर इंटू 0, तो यही 4। अगली 23 की माइनस की होगी, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 1 बचेगा, -1 लिखना है आपको। क्लियर है? आगे इस 31 नंबर के लिए कैलकुलेट करोगे, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये आया माइनस का 1 और ये 0, तो -1 बचा। मेंबर ये प्लस का आएगा, -1 ही रहेगा। अगला ये आपका नंबर 32, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये आया माइनस का 2 और ये 0, तो -2 और एक माइनस इस फॉर्मूले में है, ये हो जाएगा 2। लास्ट मिलेगा इस 2 का, जो अपन मेंबर निकालेंगे, A33, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये आएगा 10, ये आएगा 4, 6 बचा, और ये जो 6 होगा ये एज इट इज प्लस होगा। अब केवल आपको ये ट्रांसपोज का निशान हटाना है, ट्रांसपोज का निशान हटाओगे तो एडजॉइंट ऑफ X आपको मिल जाएगा। आप इसी को आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एडजॉइंट कैसे हटेगा। ये R1 को C1 में लिखें, 11 -9 -1
R2 को यहाँ लिखें -2, 4, -1, R3 को यहाँ लिखें R3 को C3 के अंदर लिख रहा हूँ -1, 2 एंड 6। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया ये एडजॉइंट ऑफ X आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया है, एक बार आप दोबारा समझिए। जो भी आपके पास AIJ मैट्रिक्स है M क्रॉस M का दिया हुआ है, सबसे पहला काम आप क्या करिए, उसका सारणिक लिखिए। सारणिक वर्ग ही होता है हमेशा, जो सारणिक होता है उसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। लिखने के बाद अगला काम क्या करेंगे, अपन उस सारणिक के सभी मेंबर के सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद उनको मैट्रिक्स में लिखेंगे। देखो कैपिटल AIJ लिख दिया और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। जब ट्रांसपोज का निशान मैं हटाऊंगा तो I और J की जगह भी चेंज होगी नहीं होगी, इसको भी आप देखो। I और J जैसे ये था इधर चला गया, ये ट्रांसपोज का सिंबल हटाना है। तो ट्रांसपोज जब हट जाएगा तो जो मेरे पास नया डिटर्मिनेंट जो मेरे पास नया मैट्रिक्स आएगा, नया मैट्रिक्स कैसे आएगा, ट्रांसपोज करने के बाद मान लेते हैं ये जो मेंबर बनेंगे, तो मेंबर जो भी आपके नए बनेंगे R1 C1 में, R2 C2 में, R3 C3 में चला जाएगा। तो मान लेता हूं नए मेंबर मेरे पास K की फॉर्म में बने KIJ, ट्रांसपोज हटाने से इस तरह की कंडीशन आ गई। तो ये जो मेरे पास चीज बन के आई है, ये मेरा जो होगा ये होगा एडजॉइंट। इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखिए आप, ये जो आपका बनेगा इसको बोलते हैं अपन एडजॉइंट ADJ। और जो ये आपको शुरू में मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम आपके पास B था, तो B बराबर AIJ, तो ये एडजॉइंट ऑफ B आएगा। ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ये मैंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से हम किसी भी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। अच्छे से देखिए बेटा, देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपकी बुक में थ्योरम भी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे अपना आगे ये फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, वैसे कभी पूछा नहीं है, कह रहा है A इनवर्स बराबर, A इनवर्स का जो सूत्र है किसी आव्यूह के प्रतिलोम निकालने का सूत्र है, कहता है सिद्ध कीजिए एडजॉइंट ऑफ A बटा सारणिक A, जहां A का जो मान है सारणिक A है 0 हो। सारणिक A है 0 होने का मतलब जो आव्यूह A है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए। अब किस तरह से करेंगे इसकी बात तो अपन करेंगे बाद में। कभी नहीं पूछा सिद्ध कीजिए, केवल सूत्र बच्चा याद रखता है, लगा देता है। लेकिन मेरा मानना है अगर किसी साल या किसी भी एग्जाम में ये सिद्ध करवा लेता है तो बच्चा फिर इसको कर नहीं पाता। वही वाली बात हो जाती है, जैसे अभी मैं कह दूं किसी से cos 60 की वैल्यू cos 60 डिग्री बताओ, तो बच्चा कहता है सर याद कर रखा है, मैं निकाल के देख लूंगा, दिमाग लगाएगा। जैसे जैसे अपनी क्लास हायर होती है तो बच्चा कैलकुलेट करना सीख जाता है, लेकिन ऑन स्पॉट जब जिस साल को है उस साल को आना चाहिए। तो इसकी बात तो करेंगे बाद में। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सिद्ध कीजिए A का उसी के सहखंडज आव्यूह से गुणा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर लेकर के आना है सारणिक A गुणा I3। अब देखिए आप समझिए, ये सारणिक है, I3 एक आव्यूह है और ये भाग इधर है, तो इस पार्ट को सिद्ध करेंगे, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। या आप इधर के ये दोनों पार्ट सिद्ध कर लीजिए, एक ही बात, चाहे ये दो कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, अच्छे से इसको देखना। किसी भी मैट्रिक्स का उसके
सैखंडज मैट्रिक्स से जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है सारणिक ए, उसी का सारणिक गुणा I3। इसमें आपके एक पुराने गुणधर्म लगेंगे जो सारणिक के अंदर बताए थे, वो देखिए किस तरह से करते हैं। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं सबसे पहले ए को मानूंगा। अब ए भी कैसा है, ए है 3/3 का, तो 3/3 का एक मानक रूप लिखा, A 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अगर किसी भी छात्र को ऐसा लग रहा है अक्षर कम छोटे दिख रहे हैं तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो। कारण क्या है, यहाँ इसी के पैरेलल में मुझे ये सवाल भी करना है, इसी के बेस पे ये सवाल होगा, इसीलिए दोनों लिख के छोड़े हुए हैं। तो ये जगह अभी ब्लॉक है, आप पहले इसे समझिए। ये तो मैंने ए मान लिया। अब मैं बात करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का सैखंडज अवयव क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किनका, इनके सारणिक का प्रत्येक अवयव का जब हम सैखंड निकाल लेते हैं, उस सैखंड को वापस मैट्रिक्स में रखते हैं, उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो ऐसे का ऐसा लिखा, कैपिटल लगा के A 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। देखिए आप, अब पहले ये ट्रांसपोज हटेगा तभी ए का एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा होगा। तो ट्रांसपोज हटाया, तो ट्रांसपोज किस तरह से हटेगा, ट्रांसपोज हटाने के लिए R1 गया C1 में 11 12 13 21 22 23, R2 को C2 में लिखा, ये R3 बचा C3 में लिख रहा हूं 31 32 33। ये ट्रांसपोज हट गया। अब ए का एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा हो सकता है। अब दो अवयव दोनों 3/3 के गुणा संभव है। 3/3 का 3/3 से जब गुणा करेंगे तो नया भी 3/3 का आएगा। तो गुणा किया तो ए का एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा किस तरह से लिखेंगे आप अब बात को अच्छे से समझिए। ए का एडजॉइंट ऑफ ए से जब गुणा होगा तो R1 का गुणा C1 से होगा। R1 C1 मैं एक बार यहां ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। R1 का C1 से गुणा देखिए, A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13 R1 C1। अब कोई बच्चा इसका नाम या इसका मान बता सकता है। इसका मान सारणिक के ही बराबर होता है। किसकी सारणिक, जिसका ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए के अवयव हैं, तो इसका जो मान आएगा वो सारणिक ए के बराबर होगा, जिसको मैंने आपको डेल्टा से भी लिख के बताया था। मैंने आपको पहले बताया था अगर अवयव और उनके संगत सैखंड समान है तब उसका मान सारणिक के इक्वल होता है। हम ये सिद्ध कर चुके, हम ये बता चुके चैप्टर नंबर 4 में, यानी 11 11 12 12 13 13। तो जो मान आएगा वो डेल्टा के बराबर होगा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा यहां डिटर्मिनेंट ए है, तो यहां मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ए। देखिए आप लिखना वो चाहिए, जगह थोड़ी कम है। पहले तो बच्चे सब ऐसे ही लिखेंगे, 9 के 9 मेंबर, हर मेंबर का हर मेंबर से गुणा करोगे।
तो वो स्पेस मेरे पास कम है, मैंने यहाँ लिख दिया। जब ये गुणा हो जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, तो इसका मान सारणी के बराबर होगा। अब जब R1 का गुणा C2 से होगा, R1 C2 करोगे तो मेंबर और सेकंड डिफरेंट है। देखिए आप कैसे होगा गुणा, A11 का A21 से, A12 का A22 से, A13 का A23 से। देखिए R1 C2, तो जब मेंबर और सेकंड अलग अलग होते हैं, मेंबर सेकंड अलग अलग कहीं एक भी जगह हो, तो उसका मान होता है 0। तो ऐसा हमारे पास ये जो मेंबर बनेगा ये भी 0। एक बार लिखना आपको ये होगा अगर एग्जाम में आता है तो। फिर ऐसा ही अगले में R1 का जब C3 से गुणा होगा तो मेंबर और सेकंड फिर डिफरेंट, तो R1 का काम खत्म। अब R2 का गुणा C1 से फिर डिफरेंट। जब R2 और C2 गुणा होगा तो सेम होगा। देखिए आप 21 21 22 22 23 23, तो ये फिर सारणी के बराबर। उसके बाद अगर फिर यहां गुणा करूंगा तो फिर डिफरेंट, ये फिर अलग और फिर सेम सारणिक ए। ये मैट्रिक्स का मान आया। ये नंबर कैसे आया, R3 का C3 से गुणा किया था, 31 31 32 32 33 33, वो कंडीशन लगती है। तो ये 9 के 9 मेंबर आपको एक बार लिखने हैं, लिखने के बाद इनकी वैल्यू रखनी है। अब बात करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने सारणिक में किया है। आप वीडियो को देखो अच्छे से, पुराने वीडियो देखो। सारणिक में क्या होता है, हर पंक्ति और हर स्तंभ से कॉमन आ सकता है। पंक्ति में जैसे ये सारणी के कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कॉमन कब आएगा, जब पूरी मैट्रिक्स के पूरे अवयवों में वो कॉमन है। तो पूरी मैट्रिक्स में सारणिक एक कॉमन है। 0 में हर चीज से कॉमन लिया जा सकता है। 0 एक ऐसी चीज है जिसमें से कुछ भी कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लें तो अब लिखेगा, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप इधर देखना, नीचे लाइन आपको दिखेगी नहीं। ये आ रहा है मेरे पास, देखिए A का एडजॉइंट ऑफ A से जब गुणा किया बराबर, ये तो कॉमन आ गया। सारणिक A तो कॉमन आया, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बचा। देखिए कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, सारणी के कॉमन आ गया। इधर चल रहा है, मैं हटा इसलिए नहीं रहा, कोई चीज छूट जाएगी, क्योंकि मैथ के अंदर लिखने का काम बहुत ज्यादा होता है। हमने क्या किया, सारणी के कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो वो I3 बन गया आपका। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया, A का एडजॉइंट ऑफ A से जब गुणा किया तो वो बना सारणिक A तो बाहर, और इसको लिख दिया I3। ये आपका प्रूव हो गया, आपका ये भाग प्रूव हो गया। लिख सकते हो इसी प्रकार ये भी होगा, ऐसा भी लिखना है दोबारा इसी प्रकार। A का I3 से गुणा, एडजॉइंट ऑफ A को पहले लिखना है और उसको बाद में लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी यही आएगा। तो ये कंडीशन हमारी प्रूव हुई। अब इसे अच्छे से देखिए, इसे मैं 5वें क्वेश्चन में अब लगाऊंगा। बड़ा सिंपल है, किसी भी आव्यूह का उसके सहखंडज आव्यूह से गुणा करा तो क्या आया, सारणिक गुणा इकाई आव्यूह। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के अंदर ये बात कह रहा है, सिद्ध कीजिए A का प्रतिलोम A इनवर्स बराबर इतना होगा जहां सारणिक A नॉन जीरो होनी चाहिए।
यानी 0 का भाग लगता नहीं है, सारणी के मान का भाग आप दे नहीं सकते, तो A0 और A0 अगर ये है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि जो A अवयव है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय हो तो उसका मतलब उसकी सारणिक पहले चेक होगी वो A0 होनी चाहिए। इसको मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। जब A इनवर्स निकालेंगे तो पहले सारणिक A का ही मान निकालेंगे। सारणिक A A0 है तभी इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसका जो हल है वो मैं सिद्ध बता रहा हूं आपको। मेरे पास ये कंडीशन बन चुकी। मैं अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपके पास टाइम है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कारण क्या होता है, हर चीज लिखवाई नहीं जाती, कई चीजें बोलने से ही समझ में आती है, बोल के ही बच्चे को समझ में आएगी। लिखे हुए को आप का कई बार बच्चा पढ़ता भी नहीं, अगर उसको मन से सुन रहा है ना तो उसको सब चीजें माइंड में रहेंगी। मैं क्या बता रहा हूं, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन है, आपके पास वहां टाइम है, तो पहले तो आप ये प्रूव करके बता दो, ये पार्ट प्रूव कर दो, उसके बाद लिखना। और अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो, हम जानते हैं कि ये भी लिखा जा सकता है कि A का एडजॉइंट ऑफ A से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सारणिक A और I3 आएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, दोनों तरफ सारणिक A का भाग दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं, या ये सारणिक A का कोई तो मान होगा 5, 10, 15, 25, तो भाग दे दिया A का एडजॉइंट ऑफ A बटा सारणिक A बराबर I3। अब एक पुराना तर्क दे रहे, पुराना तर्क क्या दे रहा हूं, AB बराबर I3 ले लो या मत लिखो, I3 मत लिखो, I2 लिख दो या I लिख दो, बराबर जब BA होता है। तो ये बात बताई थी आपको व्युत्क्रम की। ये क्या बात है, A का प्रतिलोम B होगा, B का प्रतिलोम A होगा। क्यों होगा, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इकाई मैट्रिक्स है। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A इनवर्स बराबर B ऐसा होता है। तो हम ये कह देते हैं, देखिए ये आपको अलग से बताना है। अब यहां आ जाइए, ये एक अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ A भी तो एक अवयव होता है। ये जो एडजॉइंट ऑफ A निकाला है, ये एडजॉइंट ऑफ A आपने ये निकाला, ये खुद एक अवयव है। इसमें एक सारणिक A का भाग दे रखा है। कोई नंबर का भाग दूंगा, 5 का भाग दूंगा तो 5 उसके अंदर चला जाएगा हर मेंबर में। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का गुणा, कौन कौन से दो मैट्रिक्स, पहला A, दूसरा गुणा एडजॉइंट ऑफ A बटा सारणिक A, इन दोनों का गुणा फिर I3। जब दो मैट्रिक्स का गुणा इकाई मैट्रिक्स हो, I3 नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो वैसे ही लिख रखा है। जब दो मैट्रिक्स का गुणा इकाई मैट्रिक्स हो तो दोनों एक दूसरे की प्रतिलोम है। इसका प्रतिलोम ये है और इसका प्रतिलोम ये है। तो ये मैंने कंडीशन बता दी, तो मैं लिख सकता हूं कि A इनवर्स बराबर इस A का प्रतिलोम ये होगा एडजॉइंट ऑफ A बटा सारणिक A। अब जो ये सारणिक का मान था ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 है तो 0 का भाग लगता नहीं है। मैट्रिक्स में तो भाग लग जाएगा, लेकिन संख्या है, अगर यहां संख्या 0 हो गई, ये अगर 0 था तो I3 खत्म हो जाएगा।
मैट्रिक्स में तो भाग दे सकता हूं, 0 का भाग मैं अगर किसी में दे दूं तो शून्य आलू भर जाएगा वो सारा। तो इसकी कंडीशन और बताई, सारणिक ए 0 नहीं, ये आपका सिद्ध हुआ। ये छोटा सवाल है, अगर 3 नंबर में आता है और आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए बता रहा हूं, तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि ये एक भी स्टेप फिर कम नहीं करना, और टाइम है तो आप पहले ये प्रूव कीजिए। इस चीज को अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करो, चाहे 2 बार देखो, आपको एक क्लियर होना चाहिए कि इनवर्स का सूत्र कैसे बना। ए इनवर्स, ए का प्रतिलोम एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए होता है। सारणिक ए का मान A0 होना चाहिए। इसे आप अच्छे से देखिए, समझिए पूरे कॉन्सेप्ट को। एक फॉर्मूला आपका ये है, ये आगे भी काम आएगा, और एक अपना सूत्र ये बन चुका, और हमारे 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट हैं। मन लगा के पढ़िए विद्यार्थियों, धन्यवाद। बाकी फिर अगले वीडियो 5.2 में। धन्यवाद।